प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8वीं कक्षा गणित में हम राशियों की तुलना विषय पढ़ रहे थे और इसमें हमने पढ़ा था कि अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं दो राशियों के बीच में, और इसके साथ-साथ हमने पढ़ा था कि जो प्रतिशत है वो क्या होता है। आज हम इससे आगे करेंगे और आपको होमवर्क के लिए प्रश्नावली 8.1 के सारे प्रश्न मैंने करने को दिए थे और आपकी कक्षा के 20 बच्चों में से केवल 9 बच्चों का होमवर्क मुझे प्राप्त हुआ है। और आप हैं मुस्कान ठाकुर, वरुण, साक्षी, कृतिका, मयंक, प्रियांशिका, पीयूष, रिजुल और ज्योत्सना। आप सभी का होमवर्क मुझे पूरा प्राप्त हुआ है। शाबाश बच्चों, आप इसी तरह होमवर्क करते रहिए, भेजते रहिए। और जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं, नहीं भेज रहे हैं, आप भी वीडियो को देखने के बाद अवश्य होमवर्क भेजें। तो बच्चों, आज हम नया विषय करेंगे। हमारा आज का विषय है लाभ हानि से संबंधित, बट्टे से संबंधित, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से संबंधित। तो प्रश्नों को करने से पहले कुछ एक जरूरी चीजें जानना आवश्यक है। देखिए बच्चों, मैं एक दुकानदार हूं। मैंने एक पेन 10 रुपए में खरीदा था और जब अपने ग्राहक को मैं उसको बेचता हूं तो मैं 15 रुपए में बेचता हूं। अब इस घटना में कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई है। नंबर 1, मैंने पेन 10 रुपए में खरीदा। नंबर 2, मैंने पेन 15 रुपए में बेचा। नंबर 3, मेरे को इस सौदे में नुकसान हुआ कि फायदा हुआ। तो 3 बेसिक चीजें जानना पहले बहुत जरूरी है। देखिए बच्चों, जो 10 रुपए में मैंने खरीदा वो 10 रुपए मेरे लिए है क्रय मूल्य, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने उसको 15 रुपए में बेचा, वो मेरे लिए क्या है? विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हुआ? जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो क्रय मूल्य होता है, और जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचते हैं वो विक्रय मूल्य होता है। इसके बाद जब हम किसी वस्तु को कम कीमत में खरीदेंगे और ज्यादा कीमत में बेचेंगे, जैसे मैंने पेन 10 रुपए में खरीदा, 15 रुपए में बेचा, तो मेरे को वह फायदा, इसको बोलते हैं लाभ, गणित की भाषा में प्रॉफिट, ठीक है। अगर उल्टा होता कि मैं पेन को 10 रुपए में खरीदता और 8 रुपए में बेचता, तो मेरे को क्या हुआ? नुकसान। कितना नुकसान हुआ? 2 रुपए का। तो बच्चों, ये तो हो गई 3 बेसिक चीजें, लाभ, हानि, क्रय मूल्य, और चौथी चीज विक्रय मूल्य। अब 2 और नई चीजें आती है इसमें, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। देखिए बच्चों, प्रतिशत में हमने पढ़ा, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से कितने। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 100 में से कितने। 5% लाभ का मतलब हुआ 100 रुपए पर 5 रुपए का लाभ। 10% हानि का मतलब हुआ 10 रुपए पर 100 रुपए पर 10 रुपए का घाटा, ठीक है। तो ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत है। तो चलिए, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आज हम डिस्कस कर लेते हैं, जो प्रश्नावली 8.2 में यूज होने हैं। और इसके साथ साथ एक चीज और आती है इसमें, बट्टा या टैक्स, ठीक है। परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, बट्टा होती है छूट। मान लीजिए किसी वस्तु पर 5% की छूट है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो वस्तु 100 रुपए की है तो मेरे को वो कितने में मिलेगी? 95 रुपए में, क्योंकि 100 रुपए पर 5 रुपए की छूट है। अगर वो वस्तु 200 रुपए में है तो मेरे को कितने में मिलेगी? सोचो, 190 रुपए में, क्योंकि पहले 100 पर 5 रुपए की छूट, दूसरे 100 पर 5 रुपए की छूट,
ठीक है, तो कुल छूट कितनी मिली मेरे को? 10 रुपए की। तो 200 की चीज कितने की हुई? 190 की। ठीक है, ये तो हो गया बट्टा। बट्टा के बाद आएगा आप टैक्स। तो टैक्स भी इसी तरह से कैलकुलेट होता है, जैसे 10% टैक्स है, इसका मतलब 100 रुपए पर आपको 10 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। ठीक है, अब जीएसटी लगता है, पहले वैट लगता था, ठीक है, सेस लगता है। तो ये सब भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं। चलिए कुछ उदाहरण हम फॉर्मूले के लेते हैं। देखिए बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्रय मूल्य क्या हुआ? जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। जिस कीमत पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। विक्रय मूल्य क्या हुआ? जिस कीमत पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो क्या हुआ? विक्रय मूल्य। अब यदि क्रय मूल्य कम है, ये निशान किसका? छोटा है। किससे? विक्रय मूल्य से। तो उस स्थिति में क्या होता है? लाभ होता है। मतलब मैंने कम में चीज को खरीदा और अधिक दाम में उसको बेचा, तो लाभ होगा। और लाभ कैसे निकाला जाता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यदि उल्टा हुआ, क्रय मूल्य बड़ा हुआ, विक्रय मूल्य कम हुआ, मतलब मैंने किसी वस्तु को ज्यादा कीमत में खरीद कर कम कीमत में बेचा, तो उस केस में क्या होगी? आपको हानि होगी, घाटा होगा। घाटा कैसे कैलकुलेट करते हैं हानि को? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बच्चों, जो लाभ प्रतिशत है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और उसी तरह हानि प्रतिशत कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत का मतलब हुआ 100 रुपए पर कितने रुपए का लाभ हुआ। मतलब अगर कोई चीज मैंने 100 रुपए में खरीदी थी और वो मैंने 110 रुपए में बेची, इसका मतलब मुझे उन 100 रुपए पर 10 रुपए का लाभ हुआ, तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना है? 10%। उसी तरह अगर कोई वस्तु मैंने 100 रुपए में खरीदी और 90 रुपए में बेची, तो मेरे को जो हानि हुई वो 10 रुपए की हुई। कितने रुपए पर? 100 रुपए पर। तो मेरा जो हानि प्रतिशत है वो कितना होगा? 10%। तो इस तरह से हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत को कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों आगे है, लाभ की स्थिति में और हानि की स्थिति में आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, लेफ्ट साइड में मैंने लाभ की स्थिति लिखी है, राइट साइड में हानि की स्थिति लिखी है। लाभ की स्थिति में जो क्रय मूल्य होता है वो होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 जमा लाभ प्रतिशत। और लाभ की स्थिति में जो विक्रय मूल्य होता है वो होता है क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे 100। ठीक है, ये तो हो गया लाभ की स्थिति में अगर आपने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना है। फिर हानि की स्थिति में जो क्रय मूल्य होता है वो होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। क्रय मूल्य क्या हुआ हानि की स्थिति में? विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। और हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। तो ये आप कुल आपके पास 10 फॉर्मूले हो गए हैं। तो ये 10 फॉर्मूले आपने अपनी अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। आज हम कुछ एक प्रश्न ही कर पाएंगे, प्रश्नावली 8.2 के। चलिए कुछ प्रश्न भी कर लेते हैं। देखिए बच्चों, 8.2 का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। नया वेतन 1,54,000 है, तो मूल वेतन ज्ञात कीजिए। आपने क्या करना है? मूल वेतन। तो हम मानते हैं कि जो व्यक्ति का मूल वेतन है वो 100 रुपए है। तो हम मानेंगे माना व्यक्ति का मूल वेतन 100 रुपए। माना जो मूल वेतन है वो कितना है? 100
रुपए। अब वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि हुई है 10%, मतलब 100 रुपए का 10% है ना, ये वृद्धि हुई है वेतन में। तो कितना बनेगा? 100 रुपए का 10%, ये बनेगा 100 गुणा 10/100, ये आएगा 10 रुपए। तो उसके वेतन में कितने की वृद्धि हुई? 100 में 10 रुपए की। तो नया वेतन क्या बन जाएगा? अगर मूल वेतन 100 रुपए है तो नया वेतन क्या बनेगा? 100 रुपए उसमें जुड़ जाएगा, 100 जमा 10 कितना बना? 110 रुपए। इसके बाद यदि नया वेतन 110 रुपए है तो मूल वेतन कितना है? 100 रुपए। ठीक है, नया वेतन 110 रुपए है तो मूल वेतन कितना है? 100 रुपए। ये आप नोट कर लें। देखिए, यदि नया वेतन कितना है? 110 रुपए है तो मूल वेतन कितना था? 100 रुपए। ध्यान से इसको देखना है। नया वेतन अगर 110 रुपए है तो मूल वेतन कितना है? 100 रुपए। फिर यदि नया वेतन 1 रुपए है तो मूल वेतन क्या होगा? 100/110 रुपए। फिर नया वेतन कितना है जो बुक में दिया है? यदि नया वेतन 1,54,000 रुपए है तो मूल वेतन क्या होगा? फिर 100/110 गुणा 1,54,000। ठीक है, हम क्या करेंगे? 0 से 0 काट लेंगे। 11 कम 11, 11 कम 11 और 11 चौके 44, 3 0 आगे 1 2 3। तो कितना बना ये? 14,000 गुणा 10, 14,000 गुणा 10, तो ये बनेगा 1,40,000 रुपए। तो इस तरह से बच्चों आपने प्रश्न नंबर पहला प्रश्नावली का हल करना है। अब इसका जो दूसरा प्रश्न है, बताया है कि रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो आपने कमी प्रतिशत निकालना है। तो कमी प्रतिशत कैसे निकलेगा? पहले आप कमी निकालेंगे। तो कमी कितनी हुई? पहले 845 गए, फिर 169 गए, तो 845 में से 169 माइनस करना है, तो वो बनेगा 676। फिर प्रतिशत में कैलकुलेट करना है, 676/845 गुणा 100। तो इस तरह से आपने जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, ये 8.2 का करना है। और इसके बाद वाले जो प्रश्न है, आज के लिए सिर्फ ये 2 प्रश्न काफ़ी है। बाकी आपके पास 10 फॉर्मूले लिखे गए हैं और वो फॉर्मूले आपने अपनी फेयर कॉपी में लिखने भी है और याद भी करने हैं। और ये जो 2 प्रश्न है प्रश्नावली 8.2 के, ये आपने करके मुझे भेजे हैं। और साथ ही साथ जो फॉर्मूले आपको मैंने बताए हैं वो भी लिखकर आपने मेरे को भेजने हैं। थैंक यू।